देखो बेटा, पहले सबसे पहले तो जो सेकंड ग्रेड साइंस का जो एग्जाम है, इसमें अपने दिमाग में रख लो कि आपको पढ़ना क्या है। दोनों चीजें, पहले तो एनालिसिस करना, उसके बाद फाइनली अपन को करना है कि क्या है। जैसे इस साल का भी जो पेपर है, उसके अंदर स्थिति यह है कि 40% नहीं बन रहे। इस साल के पेपर में 40% नहीं बन रहे। जिसके भी 40% बन रहे उसका सिलेक्शन हो रहा है। आप अपने सीनियर से पूछोगे तो आपको बताएंगे कि इस साल 40% बन भी नहीं रहे। ऐसी स्थिति हो रही है। जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इस साल भी, पेपर्स में भी देखोगे तो आपको अपने आप लग जाएगा, इस साल जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा वो रहा केमिस्ट्री। फिजिक्स किसी से नहीं हुई, और ये कटु सत्य है। आज भी मैं फिजिक्स से डरा नहीं रहा, लेकिन जो फैक्ट बात है, आप अपने सीनियर से पूछ लें, वो यही कहेंगे हमसे फिजिक्स नहीं हुई। 40 क्वेश्चन आए, उसमें एक क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट से फिजिक्स का नहीं हुआ। अगर हुए किसी से 2 या 3 क्वेश्चन, यानी 40 की 40 क्वेश्चन। क्योंकि वो सीधी सी कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको। जब आप रीट के छोटे छोटे 4 चैप्टर पढ़ने में आप 3 से 4 महीने ले लेते हो, तो इसमें तो 30 चैप्टर है फिजिक्स के। और आपके पास टाइमिंग कितना रहता है? आपके पास टाइमिंग रहता है 4 और 5 महीने। तो आप अपने दिमाग में ये रखें कि फिजिक्स में तो मुझे वही चैप्टर पढ़ने हैं, 2, 4, 5 चैप्टर जो मुझे स्कोरिंग दे सकते हैं। मेन जो आपको स्कोरिंग दिलाता है वो आपको कौन सा सब्जेक्ट दिलाता है? केमिस्ट्री। आपके जितने भी, क्योंकि जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स आता है उसके या तो भाई या बंद वो मेरे पास पढ़ा हुआ होता है। आप खुद उनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि सिलेक्शन का एक ही आधार है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर इस साल बच्चों ने इजीली 40, जैसे 36 क्वेश्चन थे तो 31-32 क्वेश्चन वो आराम से कर पा रहा। लेकिन फिजिक्स के हालात ये थे कि वो 40 में से एक भी नहीं कर पा रहा, और उसने अपना समय कितना बर्बाद किया? 6 महीने। फिर नंबर तो स्कोर तो करना ही है। तो जितना समय आप फिजिक्स को देते हो उसका बहुत थोड़ा सा समय भी अगर आप टीचिंग मेथड केमिस्ट्री और बायो को दे दोगे तो आपका स्कोर अपने आप बहुत अच्छा बनेगा। अब अगर अपन बात करें केमिस्ट्री के कोर्स की, तो अपने दिमाग में आप एक जगह लिख भी लें इस बात को कि हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो जो पहली क्लास है उसके अंदर आपको ये देखना है हमारे कोर्स में सिलेबस में क्या क्या है। जो ये है ये अपना सिलेबस है। इसके अंदर ये वाला जो शुरू वाला पोर्शन है वो बायोलॉजी का है। जैसे ही सर आएंगे बायोलॉजी वाले वो आपको बताएंगे। केमिस्ट्री के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे कोर्स में सबसे पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो आप चाहें तो ये मैं आपको सिलेबस भी दे दूंगा, और इसके अंदर आपको देखना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना कि साहब किसी में रिसर्च नहीं करते। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे पहला पॉइंट हमारे कोर्स में क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब यहाँ मौलिक कण से है कि प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है। जैसे एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशंस, कि कौन कौन से हमारे कोर्स में परमाणविक मॉडल्स हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, कहने का मतलब कण की या इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति से मतलब यहां पर है। डी ब्रोगली इक्वेशंस है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो नए आधुनिक परमाणु के सिद्धांत हैं वो है। क्वांटम नंबर्स है। अफबाउ प्रिंसिपल है। पाउलिस प्रिंसिपल है। हुन्स रूल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट है। तो सबसे पहला जो हमारे चैप्टर है वो आपके कोर्स सब में कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर है। देखिए बहुत ज्यादा अगर आप ये सोचें कि सर 11th 12th और बीएससी में कोई अंतर है, तो बिल्कुल अंतर नहीं है। केमिस्ट्री बहुत थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है? जैसे मान लो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है। अब सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर 11th और 12th में उसके डायरेक्ट फॉर्मूले है, और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बीएससी में उसका डेरिवेशन। लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर ही आता है। तो आप ये नहीं सोचें कि ये 11th 12th का है और ये बीएससी का है। वो जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम किसके अंदर आती है? बायो वाले पोर्शन में आती है। 11th 12th का बायो थोड़ा अलग पड़ जाता है, बीएससी का बायो अलग पड़ता है। तो केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा परेशान नहीं होना। जो 11th 12th में है वही काफी कुछ बीएससी को टच करता है। एक दो टॉपिक्स जो अलग होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला टॉपिक्स जो है वो किसका है। ये वाला पोर्शन अपने बीएससी का है, और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा 11th 12th में नहीं आता। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपको पता है ये 11th 12th में नहीं आता।
दूसरा जो चैप्टर है, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का वेटेज कल मैं आपको एक सीट बना के दूंगा, 11 में, 13 में, 15 में, 17 में, 22, मतलब 11 में, 13 में, 15 में, 18 में और 22 में एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या वेटेज रहा कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। जो भी पुराने मॉडल से रिलेटेड नहीं आते, वो जो आधुनिक मॉडल्स हैं उनसे रिलेटेड आते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट पाउली का सिद्धांत पूछता है, या आपसे N+L रूल पर क्वेश्चन पूछता है, या कोई भी एलिमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। दूसरा जो हमारे कोर्स में 11th 12th वाले जो कोर्स में है वो केमिकल बॉन्डिंग है। आप सबने सुना होगा रासायनिक बंध। रासायनिक बंध में आप सबको पता है, रासायनिक बंध का मतलब यहाँ रासायनिक बंध में आप सबको पता है, हम यहाँ बात करेंगे आयनिक बंध क्या है, हम बात करेंगे सहसंयोजक बंध क्या है, हम बात करेंगे यहाँ पर उप सहसंयोजक बंध क्या है, हम बात करेंगे कि आयनिक बंध सहसंयोजक बंध की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फाजांस नियम की बात करेंगे, संकरण की बात करेंगे। ये पक्का है केमिकल बॉन्डिंग में अगर क्वेश्चन आना है तो वो 100% क्वेश्चन कहाँ से आएगा, संकरण से आएगा। आपसे या तो कोई अणु दे देगा, वो पूछेगा इसका संकरण बताएं, या वो आपसे कहेगा इस अणु की ज्यामिति बताएं या इस अणु की आकृति बताएं। 100% क्वेश्चन अगर इसमें से आता है तो इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा फाजांस नियम क्या है, अनुनाद क्या है, अनुनाद की अवधारणा क्या है। तो सीधा सा पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग से पहले हम क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में हमारे मैंडलिफ की आवर्त सारणी है, मोजले की आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप है। आपने अगर सुना हो परमाणविक त्रिज्या, शब्द सुने हो आयनन विभव, शब्द सुने हो इलेक्ट्रॉन बंधुता, शब्द सुने हो विद्युत ऋणता, ये वाले सारे टॉपिक्स हमारे कोर्स में है। और साथ ही साथ हमारे कोर्स में एटॉमिक हुआ, पीरियोडिक हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुआ। अब हमारे कोर्स में इक्विलिब्रियम की बात है। अगर आप सबने सुना हो साम्य, सुना है साम्य, साम्य के अंदर हमारे कोर्स में रासायनिक साम्य है। रासायनिक साम्य में जनरली क्वेश्चन ली सातिलिये के नियम पर आता है। सुना हो केपी और केसी में संबंध ज्ञात करना, उस पर क्वेश्चन आता है। पिछली बार 2018 में सेकंड ग्रेड में डेरिवेशन आ गया था केसी निकालने का। और साथ ही साथ हमारे कोर्स में आयनिक साम्य है, आयनिक साम्य, साथ ही साथ अम्ल क्षार अवधारणा है, पीएच निकालना है, बफर सॉल्यूशन है। इस बार जो आया था वो पीएच पर ही क्वेश्चन आया था, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग लवण बटे अम्ल। जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। सुना हो विलेता गुणनफल क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, KSP क्या है। तो क्या क्या हमारे समझ में आया। हमें परमाणु संरचना पढ़ना है, ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देता है। आवर्त सारणी हमें एक या दो क्वेश्चन देती है। केमिकल बॉन्डिंग 2 या 3 क्वेश्चन देता है। साथ ही साथ साम्य की बात करें, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य और अम्ल क्षार, ये तीनों की तीनों हमारे कोर्स में है। इसके बाद बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे कोर्स में है। अगर आपने सुना होगा ऑक्सीकरण अंक निकालना, इस साल भी फर्स्ट ग्रेड में भी इस पे क्वेश्चन आया था ऑक्सीकरण अंक निकालने पर। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, कोई भी आपको कंपाउंड दे देगा, कह देगा इसके केंद्रीय परमाणु पर ऑक्सीकरण अंक निकालें, तो आपके कोर्स में रिडॉक्स रिएक्शन। ये 11th 12th वाला चैप्टर चल रहा है। एटॉमिक हो गया, पीरियोडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई, रासायनिक साम्य हो गया, आयनिक साम्य हो गया और एसिड बेस हो गया। ये कि यही टॉपिक हमारी 11वीं की बुक में है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स इन्होंने शुरू वाले 11वीं की किताब में से लिए। साथ ही साथ इस साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं। और हमारे कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कम है। हमारे कोर्स के अंदर ध्यान रखें, एल्किल हैलाइड नहीं है, अल्कोहल ईथर नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं है, एमीन्स यूरिया नहीं है। हमारे कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या है, IUPAC नेम। हमारे कोर्स में है समाक्ष विखंडन, विषमाक्ष विखंडन, सुना होगा मुक्त मूलक, सुना होगा कार्बोनियम आयन, सुना होगा कार्बन एनायन, क्या इलेक्ट्रोइस नहीं है, क्या नाभिक नहीं है, ये हमारे कोर्स में है। और हमारे कोर्स में हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन में हमारे कोर्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और बेंजीन है। साथ ही साथ आपके कोर्स में एरोमेटिकता की अवधारणा है। अगर आपने सुना हो हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे कोर्स में है। तो पहली बात, जब भी आप तैयारी करो तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि हमारे कोर्स में क्या है। तो ये वाली जो चीजें हैं, शुरू के जो टॉपिक्स हैं, ये आपकी 11वीं की बुक में है। तो देखो, सिलेक्शन के लिए सबसे पहला आपको क्या काम करना है,
जो हमारे राजस्थान बोर्ड के अंदर 11वीं की बुक चलती है वो आपको ले लेनी है। ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं, ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं, ये जो शुरू के जो टॉपिक्स हैं वो 11वीं की किताब में है। तो आपको क्या करना है, जब भी पढ़ना है तो 11वीं की किताब को जरूर लेके चलना है। समझ में आ गया होगा? ये पूरे टॉपिक 11वीं की किताब के हो गए। एटॉमिक हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, एसिड बेस हो गया, रेडॉक्स रिएक्शंस हो गई, साथ ही साथ आईयूपीएसी हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, मतलब क्या कहते हैं, मुक्त मूलक क्या है, कार्बोनियम आयन क्या है, रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन हमारे कोर्स में हो गया, एरोमेटिकता की अवधारणा हमारे कोर्स में हो गई। ये वाला जो टॉपिक है वो 11वीं के टॉपिक्स है। अगर हम 12वीं के टॉपिक्स की बात करें तो इसके बाद आपके कोर्स में है, इसके बाद आपके कोर्स में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 12वीं किताब में है, 12वीं की किताब में है। आपने सुना भी होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक। सुना है उपसहसंयोजक यौगिक? याद करो, टर्म सुनी होगी, लिगैंड्स क्या है, सुना होगा, बंधन समावयता, आयनन समावयता। तो ये वाला जो टॉपिक है ये 12th की बुक में है। वर्नर थ्योरी क्या है, लिगैंड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। कोई भी संकुल यौगिक दे देगा, आपसे कहेगा इनका यूपीएससी नेम बताएं, संकुल यौगिकों की समावयता बताएं, संकुल यौगिक की संकुल की क्या शेप होगी, क्या कलर है, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में है। इसके अलावा हमारे कोर्स में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये केमिकल बॉन्डिंग का ही टॉपिक है। आपने सुना होगा एमओटी थ्योरी, सुना है एमओटी थ्योरी, सुना होगा ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होता है, आ रहा ध्यान, N2 प्रतिचुंबकीय है। वो जो हमारे कोर्स में एमओटी थ्योरी है वो इसके अंदर आती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थ्योरी में एमओटी थ्योरी है, जो हमारे कोर्स में सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की है, H2 की, O2 की, N2 की, F2 की। ये आपके कोर्स में नहीं है, CO2 की, CH4 की, HF की, ये हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर MSc वाले टॉपिक में है, आपके नहीं है। ये तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। और जो ये बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सुना हो तो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वो थोड़ा सा एक केमिकल बॉन्डिंग के ही टॉपिक है। इसके अलावा आपके कोर्स में स्टेट ऑफ मैटर्स है, जिसके अंदर गैसेज स्टेट है, लिक्विड है और सॉलिड है। अब ये जो गैसेज वाला टॉपिक और लिक्विड वाला जो टॉपिक है ये दोनों फिजिक्स में चलता है। ये जो यहाँ है वही फिजिक्स में है, लिक्विड वाला पोर्शन यहाँ है वही फिजिक्स में है। तो आप क्या करोगे, फिजिक्स वाले टॉपिक में से क्या तैयार करोगे, लिक्विड स्टेट तैयार करोगे। क्या टॉपिक तैयार करोगे, गैसेज स्टेट तैयार करोगे। ये जो सॉलिड स्टेट है ये केमिस्ट्री वाले टॉपिक्स में है, फिजिक्स में नहीं आता, तो इसीलिए इसको अपन केमिस्ट्री के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं। अब जैसे नेक्स्ट बात करें, ये वाले टॉपिक्स 12th के हैं। जीरो ग्रुप एलिमेंट आप सब जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, उनकी पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है, वो कहाँ है, उनको कैसे आप आइसोलेट करोगे, कैसे अक्रिय गैसों को अलग किया जाता है, कौन कौन से जीरो ग्रुप के कंपाउंड है। एस ब्लॉक है आपके कोर्स में, पी ब्लॉक है आपके कोर्स में, डी ब्लॉक है आपके कोर्स में और एफ ब्लॉक है आपके कोर्स में। देखिए आपका कोर्स छोटा मोटा कोर्स नहीं है, इतना बड़ा कोर्स है। अभी तो ये केमिस्ट्री का चल रहा है, फिर बॉटनी का, फिर जोलॉजी का, फिर आप सोचो कितना लंबा कोर्स है। आपके कोर्स में मेटलर्जी है, साथ ही साथ ये वाला जो टॉपिक्स है ये 10th क्लास का टॉपिक है और इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे इस बार भी आया था, सीमेंट को हार्डनेस कौन प्रदान करता है। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में केमिकल काइनेटिक है, सुना होगा, कोटि सुना है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, वो केमिकल काइनेटिक है। हमारे कोर्स में सॉल्यूशन है, सुना हो तो कथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये सारे हमारे कोर्स में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे कोर्स में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपने सुना हो मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, कोलराउस का नियम सुना है, ये हमारे कोर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। साथ ही साथ हमारे कोर्स में सरफेस केमिस्ट्री है और साथ ही साथ हमारे कोर्स में रिएक्शन मैकेनिज्म है। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब देखिए क्या रिजल्ट निकला, 11th की पूरी केमिस्ट्री है कुछ चैप्टरों को छोड़कर। 12th के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा हमारे कोर्स में है। सेकंड पार्ट में जो शुरू के चैप्टर है कौन कौन से, एल्केलाइट, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, एमीन, यूरिया, ये हमारे कोर्स में नहीं है और सारा हमारे कोर्स में है। सरफेस केमिस्ट्री हमारे कोर्स में है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आता है।
अगर आपने सुना भी होगा कोलाइडी विलियन, सुना है कभी कोलाइडी विलियन, सुना हो अधिशोषण क्या है, सुना हो अवशोषण क्या है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। अभी थोड़ी देर बाद आपको लगेगा सर ये सिलेबस होगा कैसे, तो यही तो आपको सोचना है, यही तो अपन को सोचना है कि अपने पास समय होता है 5 से 6 महीने, इतने बड़े सिलेबस को किस तरीके से समराइज करें और हमारा सिलेक्शन भी हो और हमारे 40% भी बने। इतना ही रह गया अब साइंस का सिलेक्शन कि 40% बनाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस साल जैसे स्थिति बन रही है 40% बहुत मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, क्योंकि आपको साथ में फर्स्ट पार्ट भी तैयार करना है। तो बार बार मैं आपसे कहूंगा कि फिजिक्स में तो आप इतना ही ध्यान रखो कि बस मेरा काम हो जाए, जो चार वो ये ध्यान रखिए रीट की फिजिक्स नहीं है। अगर आप इस बेसिस पे सेकंड ग्रेड में उतर रहे हो कि सर हमने तो रीट की फिजिक्स पढ़ी थी, तो वो 9th-10th वाली फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे कोर्स में रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ प्रभाव है, नाम सुने हो, क्लिनिक प्रभाव क्या है, मीजोमेरिक प्रभाव क्या है, अति संयुग्मन प्रभाव क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या है, SN1 क्या है, SN2 क्या है, विलोपन अभिक्रिया कौन सी है, सुना हो तो निर्देशी प्रभाव, ऑर्थोपैरा, मेटा निर्देशी, सुना ये सब, ये हमारे कोर्स में। एक बार सिलेबस आपको होना चाहिए, कल आज जब आप आएंगे तो आपको मैं सिलेबस दूंगा, उनको ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है, और ये नहीं कि किसी टॉपिक में डीप घुस गए, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है। हम ये मान के चलेंगे हर चैप्टर में हम 5-7 दिन लेंगे और फिर नेक्स्ट। और आधार क्या होगा, आधार एक ही होता है पुराने पेपर, कि जो पुराने पेपर, और तैयारी का तरीका भी यही है, आप सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर्स देखें, फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर देखें, DSSB में कोई पेपर हुआ हो वहां देखें, KVS में हुआ हो वहां देखें, उन सारी चीजें को देखें। नेक्स्ट बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारे 11th-12th में नहीं है, ये BSc के अंदर है। इसमें से एक क्वेश्चन तय है, वो लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कराना पूछता है, जो इस साल भी पूछा गया था, लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कराना। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, और अगर जनरली आया भी है तो 2011 और 13 के अंदर आया था, जो सिंपल से क्वेश्चन थे। आप सबने सुना भी होगा कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के अंदर होता है, और वो जो क्लोरोफिल है वो एक तरह का संकुल यौगिक है, और वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का। सुना होगा आपने विटामिन B12, सुना है विटामिन B12, सुना होगा विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब तक इसमें से पूछे। बायोमोलिक्यूल्स है, ये बॉटनी के अंदर भी है, केमिस्ट्री में भी है, लेकिन केमिस्ट्री में हमारे यहाँ रिएक्शंस आती कि कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन इससे करो, ग्लूकोज की रिएक्शन इससे करो, वहां थोड़ा अलग तरीके से आता है, यहाँ अलग है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, साथ ही साथ पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर कौन से हैं, संश्लेषित पॉलीमर कौन से हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, अगर आपने सुना हो दैनिक जीवन में रसायन में आती है मेडिसिन, दवाइयां, सुना हो फूड, सुना हो खाना आता है, जैसे फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या है, खाने को बचाने के लिए, खाना लंबे समय तक चले तो आप कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव मिलाओगे। क्लीनाइजिंग एजेंट का मतलब साबुन है, अपमार्जक है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ये आपके कोर्स में है। ये वाला जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये हमारे कोर्स के अंदर टॉपिक है। तो क्या निकल के आया कोर्स में आपके, क्या क्या है, एटॉमिक है, पीरियोडिक है, केमिकल बॉन्डिंग है, एटॉमिक हो गया, पीरियोडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, रेडॉक्स रिएक्शन है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक है, सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक है, इलेक्ट्रो है। पहले थर्मो हुआ करती थी केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन उस थर्मो वाले पोर्शन को आजकल फिजिक्स में डाल दिया। ठीक है, जो थोड़ा सा सिलेबस में चेंज किया वो यही किया कि थर्मो वाले पोर्शन को किस में डाल दिया, फिजिक्स में डाल दिया। ऑर्गेनिक के अंदर आपके कोर्स में IUPAC है, आइसोमेरिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन है। साथ ही साथ हम बात करें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन है आपके कोर्स में, बायोमोलिक्यूल्स है, ये वाली चीजें, बहुलक है, ये आपके कोर्स में है। और BSc का जो टॉपिक है वो एक ही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके कोर्स में है, ये हमारे कोर्स में है। सबसे छोटा सिलेबस, बार बार कह रहा हूं, केमिस्ट्री का है, और सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग भी देगा वो आपको कौन देता है, केमिस्ट्री देता है। अगर मैं पेपर्स की बात करूं, इस साल का पेपर, क्योंकि आपको थोड़ा सा हर चीज का आइडिया लगना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है, क्या नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये जरूरी चीज है। जैसे
फिजिक्स की हालात ये थे कि बड़ा मुश्किल था, क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे। जो भी सेलेक्टेड होंगे इस साल उनका कारण एक ही होगा कि उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। फिजिक्स के आधार पर कभी कोई लड़का सेलेक्ट नहीं होगा इस बार। जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो रबड़ का ये बहुलक वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है, जो अभी अभी मैंने आपसे कहा था 12th की बुक का क्वेश्चन है। बहुलक, बहुलक हमारे दो तरह के बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक, जिसके अंदर आपसे रबड़ पूछा गया था कि रबड़ किसका बहुलक है। तो आपको थोड़ा सा पेपर का आइडिया होना चाहिए कि एग्जामिनर ने 2022 में क्या टच किया। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पैराडॉक्सिन है। चाहो तो आप ये सोच सकते हो कि ये जूलॉजी का क्वेश्चन है, और चाहो तो आप इसको केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन समझ सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको पता है विटामिन के क्वेश्चन आते हैं, वो वाला क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपसे कहा था ये फिशर वुडवर्ड का रूल है। एक क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी का आता है, लैम्डा मैक्सिमम फाइंड आउट कराना स्पेक्ट्रोस्कोपी में से आता है। तो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया। आपको थोड़ा हर चीज का आइडिया होना चाहिए, और आइडिया एक ही चीज से लगता है, पुराने पेपर्स को देख के। चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से था कि जब मैं आपको बताऊंगा बंद विखंडन दो तरह का होता है, एक सुनाओ तो समाक्ष विखंडन और एक होता है विषमाक्ष विखंडन। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि समाक्ष विखंडन जब होता है तो क्या बनते हैं। तो आप जब पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि समाक्ष विखंडन के परिणाम स्वरूप मुक्त मूलक बनते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑर्गेनिक में से है। ये वाला क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक में से है, मैकेनिज्म में से है। अम्लीयता का क्रम पूछा था, राजस्थान बोर्ड की बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन था। एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इनमें हमें अम्लीयता का क्रम बताना था। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पॉलिग स्केल पूछी गई थी। ये वाला क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में से था, और ये पूछा था इस वाले क्वेश्चन में कि आपको ये बताना था कि इनमें सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी है। ये विद्युत ऋणता का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पॉलिंग स्केल बनाई होती है, वो मैं भी बनवाऊंगा। और ये पूछा गया था इनमें से किसकी विद्युत ऋणता सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आया था और आपसे रिपीट भी किया था। ये अधिशोषण का क्वेश्चन है कि आपको ये पूछा गया था कि सबसे कम, ये चार गैसें दे रखी थी और ये पूछा गया था इन चारों गैसों में सबसे कम अधिशोषण किसका होगा या सबसे ज्यादा अधिशोषण किसका होगा। ये वाला क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये चार आपको अणु दे रखे थे और आपसे पूछा गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमओटी का क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था समनाभिकीय जो अणु है H2N2 इस तरीके की एमओटी वाला क्वेश्चन था। मतलब आज का उद्देश्य इतना सा है कि आपको ये पता होना चाहिए हमारे से एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि धूल में लट्ठे चल रहा है, धूल में लट्ठे नहीं, आपको हर चीज का आइडिया खुद को होना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। और बार बार एक ही बात कहूंगा, सिलेक्शन का आधार एक ही रहेगा केमिस्ट्री। जिस दिन आप पेपर देके आएंगे, इस साल भी आप मेरी बात नहीं माने तो जो पुराने पढ़े हुए हैं, देखो दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट तो ऐसा होता है नया, उसको कुछ भी नहीं पता होता, उसको तो केवल अखबार में बड़े बड़े ऐड दिखते हैं, उसको कुछ नहीं पता होता। उसको क्या दिखता है, केवल अखबार में बड़े बड़े ऐड, और अखबार में ऐड। या उसको क्या दिखता है, केवल यूट्यूब, यूट्यूब में जो बड़ी बड़ी बातें दिखती हैं वो दिखती है केवल, और कुछ नहीं दिखता। क्या हुआ, उसको केवल यूट्यूब में बड़ी बड़ी बातें दिखती और सिर्फ जो चीज दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती, जो चीज दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। अब आपको खुद को सेलेक्ट होना, तो खुद को अपने दिमाग को तेज करना होगा कि वास्तव में यही है या वास्तव में कुछ और है। जैसे बार बार ये स्टूडेंट जो बैठा है पुराना स्टूडेंट है, रिपीटर, मतलब पिछली बार भी थी। जब मैंने पहले दिन क्लास स्टार्ट की थी तो इनको पहले दिन ही कह दिया था कि बेटा सिलेक्शन में फिजिक्स से तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं होगा। ये नहीं माने, नहीं मानते। और जितनी यूट्यूब पे क्लास चल रही है उनके फिजिक्स के क्वेश्चन खूब देखे इन्होंने, और मुझे दुख भी होता था कि मैंने कहा ये लड़के नहीं मानेंगे, लेकिन ये अपने आप मानेंगे जिस दिन एग्जाम हो जाएगा। उस दिन यही हुआ, 40 में से एक क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं हुआ किसी से, एक क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं हुआ, नहीं हुआ ना एक भी। हुए 2 4 5 हुए, 11 सही हुए, फिर तो तेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए।
है ना, 5 क्वेश्चन। अब कुछ भी हो, अभी जब मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा, और भी ये हालत हो जाती है। रीट की तैयारी जो कर रहे थे, मैंने बायो वाले लड़कों को पहले दिन ही बोल दिया था, बेटा रीट की तैयारी में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीट की साइंस इस तरह की आएगी कि वो साइंस आप चाहे 15 दिन में कर लेना, चाहे उसको 4 महीने में कर लेना, दोनों में नंबर बराबर आएंगे, क्योंकि 9th और 10th की साइंस है। और आप 9th और 10th की साइंस खुद नहीं पढ़ सकते ना, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो सकता। आपसे मैथ नहीं होगी। और वही हुआ, रीट का जिस दिन पेपर हुआ, साइंस वालों से मैथ नहीं हुई। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उसमें मैक्सिमम मैथ के लड़के निकले, क्योंकि वो मैथ इतनी लंबी थी। क्योंकि हर चीज का एक जीन होता है अपनी बॉडी के अंदर, हर चीज का जीन होता है। हम बायो के स्टूडेंट हैं तो हमारा जो जीन है ना, वो केमिस्ट्री का जीन होता है। हम मैथ का जीन तैयार नहीं कर सकते, हमारे अंदर मैथ इतनी जल्दी नहीं आ सकती। लेकिन जो मैथ का स्टूडेंट है वो बहुत जल्दी फिजिक्स भी कर लेगा, केमिस्ट्री भी कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर मैथ का जीन, उसके अंदर सोचने समझने की क्यूरियोसिटी हमसे ज्यादा है। और बायो वाले लड़के को, हमको एक ही चीज आती है, रटना, और रटने से फिजिक्स नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो बार बार मेरे आज का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि एग्जामिनर क्या हमसे पूछ रहा है, हमें क्या करना है। अगले की बात करें तो इसमें से नहीं आया, ये भी अलग तरह के क्वेश्चन फिजिक्स के थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये आईयूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था। जो 36 क्वेश्चन थे उसमें से 15-16 क्वेश्चन रिपीटेड थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका सेकंड ग्रेड में, वो की वही क्वेश्चन वापस उन्होंने पूछा कि इसका आईयूपीएससी नेम, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका आईयूपीएससी नेम क्या हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस वाले पेज पे नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये 11th राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। बस फर्क ये है कि वहां लैंग्वेज की फॉर्म में ये चीज लिखी हुई है। आप 11th क्लास देखेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बोला था ना, रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसके अंदर एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो एनसीईआरटी की बुक में ये की इक्वेशन दे रखी है, लेकिन इस इक्वेशन का आधार क्या है? ये वाली जो इक्वेशन है वह थ्योरेटिकल बोली गई है। ये नीचे इक्वेशन तो लिखी हुई है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो पूरी की पूरी कैसे बोल रखी है कि आयोडाइड इससे रिएक्शन करता है, ये बनाता है, इस इक्वेशंस को आप बैलेंस कीजिए। ये वाली इक्वेशन राजस्थान बोर्ड 11th की बुक का डायरेक्ट एग्जांपल है, और आपसे पूछा था कि इस रिडॉक्स रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन 2015 के अंदर आया था। ये एल्काइन का आंशिक हाइड्रोजनीकरण है। हम आगे पढ़ेंगे एल्कीन्स बनती हैं। पैलेडियम चारकोल लेते हैं तो सिस एल्कीन बनती है। सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया, इसको बरचपचन कहते हैं, इसमें ट्रांस एल्कीन बनती है। ये वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ था। अगली बात करें तो ये वाला क्वेश्चन जो था, ये मैक्सिमम लड़कों ने गलत किया है ये वाला क्वेश्चन, और यहां तक कि जो आंसर की भी लोगों ने बनाई वो भी गलत बनाई थी। ये 11th क्लास का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। एसिटिक एसिड का पीके दे रखा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीके भी दे रखा था, और अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन की पीएच पूछी गई थी। तो आप देखेंगे तो राजस्थान बोर्ड की जो हमारी 11th की बुक है, जिसके अंदर हमारा साम्य वाला चैप्टर है, उसके अंदर लास्ट एग्जाम्पल ये वाला है, और इसका जो आप आंसर देखोगे तो 7.005 दे रखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये वाला क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। यही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था, यही क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था, और आप सबने सुना भी होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि परमाणु के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उनकी चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। ये जो नियम है ये पाउली का नियम है। ये फॉर्मूले बेस बनाना का क्वेश्चन था। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन आया और एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन क्वांटम नंबर में से है और ये क्वेश्चन आपबाउ नियम में से है। आपबाउ नियम में 3 नियम इंक्लूड होते हैं, तो वो वाला आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये मैंने आपसे कहा था सीमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा था ना, ये 9th 10th बेसिस क्वेश्चन है। आजकल 11th में भी है सीमेंट, तो आपको 11th और 12th की बुक तो साथ रखनी है कि सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को अगर हमको धीमा करना है तो उसके अंदर क्या मिलाया जाएगा। बात करें ये वाला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का उदाहरण नहीं है। ये सॉलिड स्टेट 12th की बुक का डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि इनमें से कौन सा सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का उदाहरण नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारे सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। कई तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इस तरह से। तो क्रिस्टल का टाइप पूछा था कि ऐसा कोई क्रिस्टल
जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं हो और उनके जो एंगल हैं उनमें दो एंगल 90 के हो और तीसरा एंगल 90 का ना हो, तो इस तरह के सॉलिड्स को क्या कहते हैं। तो देखें ये इजीली धीरे धीरे करके सारी चीजें याद हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन बोनस होगा। हाइड्रोनाइट्रस एसिड, ये हाइड्रो नहीं हाइपो है। यहां ये वाला क्वेश्चन एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, कई बार लगातार रिपीट होता है। लैंथेनाइट संकुचन का क्वेश्चन है, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है उसकी साइज छोटी होती है और जिसका कम होता है उसकी बड़ी होती है। आगे ये आएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमने बात की थी संकुल यौगिक, कि आपको संकुल यौगिक उल्टा दिया, उसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। कैसे जनरली क्या होता है, इसको देके फिर इसका नाम पूछता है, इस बार उल्टा कर दिया कि ट्रिस एथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट किसका है, और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये मैंने आपसे कहा था कि केपी और केसी के अंदर फिक्स एग्जामिनर पूछता ही है, सामने के अंदर। ये वाला जो क्वेश्चन है चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और सेल स्थिरांक, ये रिलेशन जो है कैप्पा बराबर 1/r इंटू L/A, ये वाला जो रिलेशन है ये आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पूछा गया। इसी तरीके से 85 नंबर का क्वेश्चन एफ ब्लॉक में से है, इनमें से वो कौन सा लैंथेनाइड है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार अलग आया था। ये आप देखेंगे तो जो अपना केमिस्ट्री के अंदर जो 11th है उसके अंदर एक शुरू में एक टॉपिक दे रखा है जिसके अंदर लैसाने सॉल्यूशन कैसे बनता है, या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परीक्षण कैसे करोगे, सल्फर का परीक्षण कैसे करोगे, उसमें से है। इस बार इसको, ये पिछली बार मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन इस बार इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। चाल्कोजन समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे, ऑक्सीजन परिवार के मेंबर्स को चाल्कोजन कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। वही मैंने आपसे कहा था, अगर हम संकरण की बात करें केमिकल बॉन्डिंग की, तो वही आपको अणु दे देगा और इधर कॉलम दे देता है और आपसे पूछता है इस अणु के अंदर कौन सा संकरण। फिक्स है ये एग्जामिनर के क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगातार 3 बार, सेकेंड 2 बार तो फर्स्ट ग्रेड में और 1 बार सेकेंड ग्रेड में इस साल आया। ये डायरेक्ट राजस्थान बोर्ड की बुक का एग्जाम्पल है और फिक्स इसका आंसर होता है 170 ग्राम प्रति मोल। ये वाला क्वेश्चन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में से पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये रिएक्शन हमारे पहले चलती थी। ये वाली रिएक्शन, ये क्या है, एथेन का ऑक्सीडेशन है, उत्प्रेरक की ऑक्सीडेशन है। अब राजस्थान बोर्ड की बुक में से ये वाली इक्वेशन हट गई है। ये पहले चलती थी, मैंगनीज एसीटेट की उपस्थिति में अगर हम एथेन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसिड ही बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। ये सीधा सा क्वेश्चन था, 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान। यहां आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया था और आपसे पूछा था इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। ये आपसे एल्काइन का जल योजन था। ये रिएक्शन रिपीटेड क्वेश्चन था, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। 75% पूरा होने में 32 मिनट का समय लगता है, तो उसको आधा होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का है। 2 मोनोसैकेराइड्स को जो आपस में जोड़ता है उस लिंकिंग को ग्लाइकोसिडिक लिंकिंग बोलते हैं। तो मैं एक तरीके से मोटा मोटा आपको, आज का उद्देश्य इतना सही है कि बस आपको ये पता लगे कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर। अब मैं बार बार पुनः यही कहूंगा कि जो मेन फोकस आपको देना है वो एक तो केमिस्ट्री पे, बॉटनी पे और जूलॉजी पे और टीचिंग मेथड पे। उसके बाद अगर हमें समय मिलता है, क्लास तो हमें रोज लेनी है फिजिक्स की, ये नहीं कि हमें क्लास नहीं लेनी। उसके बाद अगर हमें समय मिलता है तो देन फिर हमें फिजिक्स पर फोकस करना। फिजिक्स में मैं आपको बता दूंगा ये 5-7 चैप्टर है, इनमें आप थोड़ा सा कर सकते हो कोशिश करके। जैसे मैंने आपसे कहा, एक तो आप गैसेज वाले चैप्टर को कर सकते हो, आप लिक्विड को कर सकते हो। आजकल थर्मोडायनेमिक्स जोड़ा है तो थोड़ा सा थर्मो वाला चैप्टर देख सकते हो। ये इस तरह के जो है
मॉडर्न फिजिक्स के सुना हो, द्रव्य तरंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, इस तरह के चैप्टर्स आप थोड़े बहुत कर सकते हो। बार बार एक ही बात आप ये सोचे कि 4 महीने और 5 महीने में मैं फिजिक्स तैयार कर सकता हूँ, वो कतई नहीं होगी, कतई नहीं होगी। ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे भी टीचर, पूरी मेहनत भी करेंगे, लेकिन पहले ही दिन दिमाग में ये रख लेना कि आप फिजिक्स से ज्यादा उम्मीद ना करें। रीट की फिजिक्स नहीं है ये, बार बार ये 11th 12th की फिजिक्स है। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास से। जो सबसे पहले अपनी कॉपी स्टार्ट करें, आज जो अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, पहला चैप्टर ही अपन स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मुझे भी कई दिन हो गए इस बोर्ड पे काम किए, ठीक है, कई दिन हो गए इस बोर्ड पे काम किए। तो आप कॉपी निकालें और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन परमाणु संरचना, या हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं पढ़ाऊंगा सारा, लेकिन आपको स्पेसिफिक कर दूंगा कि आपको इन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना है। हर साल उसकी एक परंपरा चल रही है लगातार कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, या तो आपसे वो क्वेश्चन पूछता है क्वांटम नंबर पर। आपने सुना भी होगा मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्गंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। यह हमारे 2-3 नियम है, अफबाऊ का नियम, पाउली का नियम, हुंड की बहुलकता का नियम, और तीसरी उसकी पसंद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं पर बनता है, लेकिन क्योंकि हमको आधार बनाना होता है इसीलिए हम शुरू से आधार बनाएंगे। तो शुरू से अपन बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि एटम को, परमाणु को हम मेनली 2 पार्ट में बांटेंगे। परमाणु को हम मेनली 2 पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट तो होता है न्यूक्लियर पार्ट, जिसे आप सब जानते हैं नाभिकीय भाग बोलते हैं, न्यूक्लियर पार्ट। हिंदी में लिखे हैं तो नाभिकीय भाग। और एक पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, हिंदी में बोले तो बाह्य नाभिकीय। देखिए थ्योरी में बता रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस बताता चलूंगा कि इस पर क्वेश्चन बनेगा तो एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन बनाएगा। थ्योरी अलग है, अभी तक जो हमने पढ़ा वो अलग तरीके से पढ़ा, और अब पढ़ने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। अब जैसे मुझे ये नहीं पढ़ने की डाल्टन क्या कहता है, मुझे क्या लेना देना डाल्टन से, मुझे टू दी पॉइंट बात करनी है कि एग्जामिनर अगर हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएगा। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि परमाणु को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो नाभिकीय भाग होता है और एक क्या होता है, बाह्य नाभिकीय भाग होता है। जैसे मैं बात करूं तो सबने पढ़ा है इस तरीके से, केंद्र में तो नाभिक होता है और इसके चारों ओर, परमाणु में चारों ओर कक्षाएं होती हैं जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और परमाणु के केंद्र वाले भाग में सबने सुना होगा क्या होता है, नाभिक होता है। तो हम बात करें तो परमाणु के अंदर 2 पार्ट है, एक तो ये नाभिकीय भाग है और एक क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, बाह्य नाभिकीय भाग है। नाभिकीय भाग के अंदर कौन कौन आता है, आप सबको पता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन आता है, आप सबको पता है नाभिक के अंदर कौन आता है, न्यूट्रॉन आता है। अब और जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे नाभिक के अंदर ही आते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को छोड़ते। जैसे आपने सुना होगा अल्फा पार्टिकल्स, वो भी नाभिक में है, बीटा पार्टिकल्स वो भी न्यूक्लियर पार्ट है, आपने सुना होगा गामा कण वो भी न्यूक्लियर पार्ट है, आपने सुना होगा एंटी प्रोटॉन वो भी न्यूक्लियर पार्ट है, आपने सुना होगा पॉजिट्रॉन वो भी न्यूक्लियर पार्ट है, आपने सुना होगा बीटा पार्टिकल वो भी न्यूक्लियर पार्ट है, मैसॉन वो भी न्यूक्लियर पार्ट है। लेकिन ये सारे के सारे जो पार्ट है ये फर्स्ट ग्रेड में है। सेकंड ग्रेड में केवल 3 भाग बात ही है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आ गया होगा परमाणु का के केंद्र में जो नाभिकीय भाग है, उस नाभिक के अंदर आप सबको पता है एक तो प्रोटॉन है और दूसरी चीज क्या है, न्यूट्रॉन है, और जो ये बाह्य नाभिकीय भाग है उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात। अब ऐसा क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव के अंदर तो आपसे रीट के अंदर पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन पुरानी जो रीट है उसके अंदर पूछा गया है।
कैसे पूछता है कि नाभिक में क्या नहीं पाया जाता, उसने ऑप्शन दे दिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, और चौथा ऑप्शन बना दिया इलेक्ट्रॉन। तो आप सबको पता है नाभिक के अंदर केवल क्या मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, और क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन, और क्या नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर इतना सा उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हिंदी में जो लिखते हैं ये नाभिकीय भाग है और ये बाह्य नाभिकीय भाग है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे कोर्स में जो सबसे पहले टॉपिक्स जो दिया है वो मौलिक कण दिया। नंबर 1 मौलिक कण। मौलिक कण सबसे पहले जो चीज दी है वो आपके कोर्स में क्या दिया है, मौलिक कण। जैसे ही आप एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालेंगे तो सबसे पहला उन्होंने पॉइंट लिया है फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब आप सबको पता है जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों को ही कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो यहां पर अभी मैं बनाऊंगा कुछ और चीज, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स पर ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आएगा वो चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले आप सबके समझ में आ गया होगा मौलिक कण का मतलब, तीन बातें इसमें आएंगी। मौलिक कण बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को ही हम मौलिक कण बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रोटॉन की, दूसरी बात करें हम न्यूट्रॉन की, और तीसरी बात हम करें इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बात करें खोजकर्ता। अब देखो कोई आपसे कुछ भी कहे, बहुत सारे लोग प्रोटॉन का खोजकर्ता किसी और को बताते हैं। आपसे कोई कुछ भी कहे, आपको एग्जामिनर कभी भी कुछ भी कहे तो आपको तो एक ही आंसर करना है। पहली बात ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी पूछे भी तो प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन, कभी भी कोई पूछे, पहली बात नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। अभी बताऊंगा क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा। न्यूट्रॉन का जो खोजकर्ता है वो जेम्स चैडविक है, और इलेक्ट्रॉन का जो खोजकर्ता है वो है जे थॉमसन। तो पहली बात अपने दिमाग में रखें, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन को गोल्डस्टीन खोजता है, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक खोजता है, और इलेक्ट्रॉन को कौन खोजता है, जे थॉमसन। अब हम बात करते हैं आवेश की। अब हम ये मान के चलते हैं कि एक प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है। क्या होता है, एक इकाई। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि नाभिक है और आपसे कहा जाए इसमें 3 प्रोटॉन है, तो हर प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश, इस पर भी एक इकाई, इस पर भी एक इकाई, इसका मतलब यहाँ 3 इकाई धनावेश। प्रोटॉन, प्रोटॉन नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो चीज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश है वो एक इकाई धनावेश होता है, प्लस एक इकाई, प्लस एक। अब प्लस एक इकाई का मतलब, अब आप सबको पता है आवेश की 2 तरह की यूनिट्स होती है। जैसे हम द्रव्यमान को किलोग्राम में भी नापते हैं तो ग्राम में भी नापते हैं, ऐसे ही आवेश को या तो कूलाम में नापते हैं या ईएसयू में नापते हैं। केमिस्ट्री में ईएसयू चलता है। क्या चलता है, ईएसयू। तो प्रोटॉन पर आप ये भी बोल सकते हो क्वेश्चन करते समय कि प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है, या आप ये भी बोल सकते हो एक इकाई का मतलब 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुना, या 4.8 गुना 10 की घात माइनस 10 ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जैसे अपन नहीं करते क्या, कभी तो अपन द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं एमकेएस पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में उस चीज को किस में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं। इसी तरह आवेश को प्रदर्शित करने की 2 इकाइयां होती हैं, एक इकाई तो कौन सी होती है, कूलाम, और दूसरी कौन सी है, ईएसयू। तो एक इकाई का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है,
या हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता है क्या? न्यूट्रॉन पर शून्य। दिव्या बेटा, इलेक्ट्रॉन पर धनावेश होता है या माइनस? इलेक्ट्रॉन पर, तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 इकाई ऋणावेश। -1 इकाई का मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या -4.8 इंटू 10⁻⁻10। समझ में आ गई बात? तीसरी चीज ध्यान रखिए, इनमें से कभी कोई क्वेश्चन ना तो एग्जामिनर पूछता है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हल्का सा रहना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में भी ये चीज बार बार आपके काम आएगी, इसीलिए थोड़ा सा आपको इसका आइडिया रहना चाहिए कि किस पर क्या है। तीसरी चीज अगर हम बात करें द्रव्यमान, तीसरी चीज द्रव्यमान, तो हम ये मान के चलते हैं एक प्रोटॉन के ऊपर जो द्रव्यमान होता है एक प्रोटॉन का, वो होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। मतलब आप खुद ही सोच सकते हैं, जो चीज दिखती नहीं है तो उसका द्रव्यमान तो नेग्लिजिबल ही होगा। और द्रव्य जैसे जो चीजें भारी होती है ना, उन्हीं को ही किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, और जो चीजें हल्की होती है उनको ग्राम में व्यक्त करते हैं, और जो चीज दिखाई नहीं दे रही, बहुत ही नेग्लिजिबल जिसका द्रव्यमान है, तो उसको हम एएमयू में व्यक्त करते हैं। और देखो दैनिक जीवन में होता भी ऐसा ही है। जैसे आप जब चीनी लेने जाते हो तब तो बात करते हो 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, लेकिन जब आप इलायची लेने जाते हो तो आप ग्राम में आ जाते हो। 2 ग्राम देना, 4 ग्राम देना, 5 ग्राम देना। तो होता क्या है, जो चीज भारी है उसको किलो में नापा जाता है, जो अधिक मात्रा में है, बहुत भारी है, उसको किलो में, जो कम मात्रा में है उसको ग्राम में, और जो बहुत ही मतलब इसका द्रव्यमान ना के बराबर है, तो यहां पर प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम एएमयू में और व्यक्त करते हैं, जिसको आगे चलकर जब मैं मोल कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और इस प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो करीबन करीबन एएमयू में होता है 1.007 एएमयू। या मैं मोटी मोटी बात करूं, जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना, तो मैं ये मानूंगा कि प्रोटॉन पर 1 इकाई आवेश होता है, और उसका जो द्रव्यमान होता है वो भी लगभग 1 एएमयू ही होता है। समझ में आ रही बात? इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग 1 एएमयू। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, तो जो न्यूट्रॉन है इसका द्रव्यमान है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। यानी आप एक तरीके से ये सोच सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर होता है, बस थोड़ा सा न्यूट्रॉन हल्का सा भारी होता है। वो 1.673 है और ये कितना है 1.675, और मैं कहूं तो 1.008 एएमयू। यानी क्वेश्चन करते समय मैं ये मानूंगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान भी लगभग 1 एएमयू और न्यूट्रॉन का भी कितना है 1 एएमयू। अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और एएमयू में पूछा जाए तो 0.000549 एएमयू। ये इसका ठीक। अब पहला क्वेश्चन यहां पर देखो, अब क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को 1837 से गुना कर दोगे तो आपके पास किसका द्रव्यमान आ जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 1837 गुना होता है। पहला क्वेश्चन। ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन पर कितना आवेश है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। ऐसे क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछेगा भी मैं बता दूंगा किस किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। मैं ये बात लिख सकता हूं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान
और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, बताया ना दोनों का एक एक mu होता है। लेकिन इनका जो दोनों का जो वजन है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत बहुत ज्यादा होता है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के वजन को जब मैं 1837 से गुना करता हूं तब मेरे पास किसका वजन आ जाता है, प्रोटॉन का वजन। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना भारी होता है। बात समझ में नहीं आता? तो यहां तक एक बार आप उतारें, फिर अपन आगे चलें। उतार लिया बेटा, उतार रहे? बाद में थोड़ा साथ साथ उतारने की भी प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर ये सिलेबस 2-3 साल लग जाएंगे इसमें। अब आप खुद सोच लो, 4 साल 5 साल का सिलेबस है तो अपन को उसको समराइज करना है 5 महीने। चलो उतार लिया बेटा। एक पार्टिकल और आपके बार बार काम आएगा, अगर आपने सुना हो अल्फा कण। अल्फा कण सुना है? अल्फा कण, अल्फा कण कहाँ मिलेगा? नाभिक में मिलेगा, नाभिक के बाहर मिलेगा? नाभिक में, बताया ना, नाभिक के बाहर तो एक ही चीज मिलती है, इलेक्ट्रॉन, और सब ये सारे के सारे नाभिक में है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे जो भी है वो सब नाभिक में। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स इतना सा भी ध्यान रख लें, ये वाली चीज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया था कि अल्फा पार्टिकल्स के लिए क्या बात सही है। सुना होगा ना अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण। तो आपको अभी भी कहा कि एक प्रोटॉन पर एक इकाई आवेश, दूसरे प्रोटॉन पर भी एक इकाई आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा कण है उस पर हम आवेश देखें तो उस पर 2 इकाई धनावेश है। पहली बात निकल के, अल्फा पार्टिकल्स पर अगर हम बात करें तो कितना धनावेश होता है? एक अल्फा पार्टिकल पर 2 इकाई धनावेश है। जैसा आपने कहा ना प्रोटॉन पर तो 1 इकाई धनावेश है, उसी तरीके से अल्फा पार्टिकल्स पर क्या होता है? 2 इकाई धनावेश होता है। ठीक है। द्रव्यमान की बात करें तो बताया था प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 mu, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 mu, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 mu, इस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 mu।
इसका मतलब इस पर जो द्रव्यमान है, ये तो 2 इकाई तो धनावेश होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 4a। 4a, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत देखो, सब इतना सबने रीट वगैरह सब दे रखी है, सुनाओ 2He4। ये जो चीज है ये हीलियम का रिप्रेजेंटेशन है। हीलियम का सबको पता होगा, ये परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है, और 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ये तो सबको आइडिया होता है 2He4 है। और अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे भी, इसको आप इससे तुलना कर सकते हो ZX से। ZX से इसका मतलब यह है जो हीलियम है उसका परमाणु क्रमांक 2 होते हैं। अब आप सबको पता होगा कि परमाणु क्रमांक किसकी जानकारी देता है। परमाणु क्रमांक किसकी जानकारी देता है उपासना, कि इसमें 2 प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक किसकी जानकारी देता है कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 2। तो इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 2। अब आप सबको पता है कि हीलियम परमाणु उदासीन है, और कोई भी परमाणु उदासीन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन। अभी अभी मैंने कहा इस 4 में से 2 घटा दोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इसका मतलब इसमें 2 न्यूट्रॉन। ये आपका हीलियम परमाणु, ठीक है। अब क्या होता है हीलियम परमाणु, ये तो हीलियम परमाणु है जबकि ये अल्फा पार्टिकल। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वह आयन बनाता है। सुना होगा धनायन होता है और एक क्या होता है ऋणायन। जैसे सोडियम है, जब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो Na+ बनाता है, लेकिन क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्लोराइड आयन बनाता है। अगर इस हीलियम परमाणु में से हम 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें तो ये वाली चीज बन जाएगी। तो मैं कह सकता हूं अल्फा पार्टिकल क्या है, जो हीलियम परमाणु है उसका द्विधनावेशित आयन है। इसका मतलब हीलियम परमाणु में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो उसके बाद जो आयन बनता है वही आयन क्या कहलाता है अल्फा पार्टिकल कहलाता है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या हीलियम परमाणु का द्विधनावेशित आयन। आया समझ में। ये तो पता होगा जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है। यहाँ हीलियम जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो इसमें कन्वर्ट होगा। तो हीलियम परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तब ये अल्फा पार्टिकल बोला। तो मैंने कहा हीलियम परमाणु का द्विधनावेशित है। अल्फा में इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है ना, अल्फा में इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है ना। अल्फा में तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते तब तो अल्फा पार्टिकल उदासीन नहीं हो जाता क्या। अल्फा और हीलियम परमाणु में यही तो डिफरेंस है कि हीलियम परमाणु उदासीन होता है जबकि अल्फा पार्टिकल उदासीन नहीं होता। उस पर 2 इकाई क्या होता है धनावेश होता है। हीलियम परमाणु में तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अल्फा पार्टिकल में क्या नहीं होता इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अल्फा पार्टिकल में केवल प्रोटॉन और क्या होता है न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फा पार्टिकल के रेस्पेक्ट में क्या सही है। पहला ऑप्शन ये हीलियम परमाणु का द्विधनावेशित आयन है, बिल्कुल सही है। अल्फा पार्टिकल में 2 इकाई धनावेश होता है, बिल्कुल सही है। एक अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान 4 AMU होता है, बिल्कुल सही है। चौथा उपरोक्त सभी, तो आंसर क्या गया उपरोक्त सभी गया। आगे समझ। ये आयन है। आयन क्या चीज होती है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जो चीज बनती है वो चीज क्या है आयन होता है। अपन इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं, देखो कभी देखा हो 2He4 और इधर लगा देते हैं ऐसे। समझ में आ गई बात, यहां तक समझ में आया। तो देखो यहां तक अपन ने कोई बहुत ज्यादा बात नहीं की है, सिंपल सी अभी मुश्किल से 2-4 मिनट की बात की है। समझ में आ गया होगा कि परमाणु को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियर पार्ट में जितने भी पार्टिकल्स हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन जो आपके दिमाग में आए वो सब नाभिक में है, और नाभिक के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन। 3 फंडामेंटल पार्टिकल है,
इतना आपको नहीं जाना, ये पार्टिकल स्टेबल होते हैं इसीलिए इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन। एक इकाई धनावेश, कोई आवेश नहीं, -1 इकाई, इसका द्रव्यमान 1 AMU, इसका द्रव्यमान 1 AMU और इसका द्रव्यमान नगण्य मान सकता हूँ, 0 के आसपास मान सकता हूँ, 0.00054 AMU। रिजल्ट निकल के आया कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। हमने बात की एक और पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल एक आयन है जिसके ऊपर 2 इकाई धनावेश है और द्रव्यमान कितना AMU होता है, 4 AMU। अब लिखे इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, मौलिक कण पर जो अभी तक हमने पढ़ा उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। लिखे क्वेश्चन, प्रोटॉन व अल्फा कण के लिए, प्रोटॉन व अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश, प्रोटॉन व अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज रेशो, प्रोटॉन व अल्फा कण के लिए विशिष्ट आवेश होता है Q/m का अनुपात। प्रोटॉन व अल्फा कण के लिए Q/m का अनुपात, ठीक है। Q/m को बोलते हैं क्या, विशिष्ट आवेश। Q और m का जो रेशो होता है उसको बोला जाता है विशिष्ट आवेश। तो आपसे कहा गया एक तो प्रोटॉन है और एक अल्फा कण, इन दोनों के लिए पहले इसके लिए Q/m निकालो और फिर इसके लिए Q/m निकालो और उन दोनों का हमें क्या निकालना है, अनुपात, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब वैसे तो अभी अभी कहा था कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन उस पर आवेश कितना होता है, 1 इकाई, तो हम कहेंगे कि प्रोटॉन पर आवेश 1 इकाई। और अभी भी कहा कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है क्वेश्चन करते समय क्या मान लेना, 1 है अनुपात। अल्फा पार्टिकल है, अभी अभी कहा अल्फा पार्टिकल पर आवेश कितना होता है, 1 इकाई या 2 इकाई, 2 इकाई। और अभी भी मैंने कहा था उसका द्रव्यमान कितना होता है, 4। आगे समझ में कितना हो गया ये, 1:1। इसको और सरल अनुपात में बदलना है तो ऊपर भी 2 से गुणा कर लो और इधर भी 2 से गुणा कर लो और इधर भी 2 से। जैसे इसको और सरल अनुपात में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, इसको भी 2 से गुणा कर लो और इसको भी 2 से, तो आंसर आपके पास क्या हो गया, 2:1। समझ में आया। तो मौलिक कण पर जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से नहीं बनेगा कि साहब प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, वो आपसे क्वेश्चन इस तरह से देगा। अब जो मैं टेस्ट सीरीज जो संडे से स्टार्ट करूंगा 100%, उसके अंदर क्या क्वेश्चन दूंगा मैं, इसी तरीके से आपको चारों पार्टिकल दे दूंगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। फिर आपसे पूछूंगा इनको Q/m के रेशो में आप अरेंज कीजिए। तो आपको इतना अगर पता है कि प्रोटॉन पर 1 इकाई धनावेश है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर भी 1 इकाई ऋणावेश है और अल्फा पार्टिकल पर 2 इकाई है। समझ में आ गई बात, तो वो लिख लेना। द्रव्यमान आपको पता है, प्रोटॉन का 1 AMU, न्यूट्रॉन का हमने 1 AMU पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का 0 मान लेना और अल्फा पार्टिकल का 4 करना। उस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। तो जो आज हमने पढ़ा उसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, आपसे अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी पूछ सकता है, या दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, आपको कोई भी 2 पार्टिकल दे देगा या चारों पार्टिकल दे देगा और इनसे आपसे पूछ लेगा कि इनमें आप Q/m का क्या ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। ऐसा नहीं, सिंपल एक ही लो है ना, सिंपल Q कितना लोगे, 1, और m कितना लगाओगे, 0, तो 1/0। अब आप जानते हो 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। और न्यूट्रॉन में 0 आ जाएगा क्योंकि उल्टा हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन जब मैं आपको सीट दूंगा कल या परसों में, तो आपको अपने आप पता लगना लगेगा कि क्वेश्चन पर क्या पूछ सकता है।
ठीक है, तो आज अपन इतनी ही बात करेंगे। अभी धीरे धीरे बच्चे जुड़ेंगे, तभी मैंने कहा आपसे सारी चीज़ें चालू करेंगे। कल वही आप 5 बजे आ जाओ, ठीक है बेटा? समझ में आया कुछ आज का?